जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने IAS 1037 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और आपका ने कहा था अब इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है इफ्रिक 1, ठीक है, चेंजेस इन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। जी, चेंजेस इन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अच्छा, डीकमीशनिंग कॉस्ट IAS 16 में आप लोगों ने पढ़ा था कि इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रेस्टोरिंग द साइट एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है। क्या एज इट इज वैल्यू ऐड हो जाती थी? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू आप लोग कैसे निकालते थे? कि फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + r रेज़ टू पावर n। ठीक हो गया यहां तक? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस फॉर्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं, यानी P की कैलकुलेशन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? 3। कौन कौन सा? S, R और N। इन तीनों में से कोई एक भी चेंज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी है ना, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, ये है आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटरप्रिटेशन कमेटी की गाइडलाइंस हैं ये। ठीक है, एक्चुअली IAS क्योंकि पुराने लिखे हुए हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अंदर कवर नहीं होती, उसके लिए फिर अलग से गाइडलाइन वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो, मेजर चेंज हो, तो स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिया जाता है, वरना उसकी अलग से गाइडलाइंस वगैरह आ जाती हैं। जैसे आप लोगों को आइडिया है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट को कवर करता है IAS 38। लेकिन जब IAS 38 आया था उस वक्त इंटरनेट ही नहीं होता था। अब इंटरनेट नहीं होता था तो वेबसाइट्स भी नहीं होती थी। ठीक है, अब इसका मतलब IAS 38 में पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पे वेबसाइट के बारे में डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन आज एक छोटे से छोटा डिपार्टमेंट को, स्टोर हो, कुछ हो, वेबसाइट तो होती है। तो इसका मतलब अब प्रॉब्लम ये थी कि वेबसाइट को कैसे अकाउंट फॉर किया जाए, तो हर कोई अपने तरीके से प्रेजेंट अकाउंट फॉर करता था। तो उसके लिए फिर SIC 32 आई थी, ठीक है, कि स्टेटमेंट आई थी इंटरप्रिटेशन कमेटी की कि इसको इस तरह करो। उसका फ़ायदा क्या, अब सब लोग उसी तरह ही करते हैं, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हो गई। तो इसी तरह ये जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, इसके प्रोविजन के बारे में भी ये इफ्रिक 1 में उसने गाइड किया है। तो उसने आपको ये बताया है कि जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, इसके अंदर वेरिएशन आती है मेनली 3 चीज़ों की वजह से। क्या? नंबर 1 कहते हैं वो जो अमाउंट थी वो चेंज हो जाए। मैंने जब एसेट खरीदा तो मेरा ख्याल था 20 साल बाद जब डीकमीशनिंग कराऊंगा ₹1,00,000 का खर्चा आएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन आई तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, लाख नहीं, वो तो 3 लाख का खर्चा आ जाना है। तो इसका मतलब मेरी अमाउंट में चेंज आ गया, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपकी इफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, जब ये मैंने डिस्काउंटिंग रेट लिया तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना हम लोग, तो उस वक्त रेट था 10%, तो मैंने 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाली। साल बाद मार्केट रेट चेंज हो गए, 15% हो गया, क्या प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी? नहीं, तो मुझे उसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। देन जब मैंने एसेट खरीदा तो मैंने कहा इसकी लाइफ होगी 20 साल, सो डीकमीशनिंग कब कराऊंगा? 20 साल के बाद। 2 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, ये एसेट तो 10 साल ही और चल सकता है। तो इसका मतलब वो N आपका चेंज हो गया, अगेन इसका वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ने आपको ये गाइड किया कि जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, इस पे इफेक्ट किस किस वजह से पड़ सकता है, या तो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो चेंज हो जाए,
या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, या अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट इटसेल्फ चेंज हो जाए। तो जब कभी चेंज आएगा तो फिर इस चेंज को काउंट फॉर तो करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको मैं इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अच्छा, ये जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि एस्टीमेट है? एस्टीमेट है। और आपको मैं बार बार कहता हूँ IAS 8 के अंदर एक पार्ट का नाम है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, और वो कहते हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ अपने एस्टीमेट्स को रिव्यू किया करो कि क्या वो स्टिल वैलिड हैं या नहीं। वैलिड है तो यूज करते रहो, इनवैलिड हो गए तो चेंज कर डालो, ठीक है। तो वो चीज फिर हमें इधर देखना पड़ती है। तो अब यहां पे वो स्टैंडर्ड आपको गाइड करेगा इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले, वैसे तो हमने कल क्वेश्चन किया था यानी लास्ट क्लास में, आप मुझे बताएं ये जो डीकमीशनिंग कॉस्ट होती है इसकी एंट्री क्या बन रही होती है जब आप इनिशियल रिकग्निशन कर रहे होते हैं? एसेट तो डेबिट हो जाता है ना, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने किया था ना एसेट रिकॉर्ड, तो हमने उसकी कॉस्ट के अंदर इसको ऐड किया था। तो अब मैं खाली क्योंकि प्रोविजन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ प्रोविजन लिखा है, उसमें तो बैंक भी क्रेडिट किया था ना क्योंकि बाकी चीजों के पैसे दिए थे। तो इस वक्त मैं स्पेसिफिक टू डीकमीशनिंग कॉस्ट बात कर रहा हूं। उस वक्त आप लोगों ने ये एंट्री की, क्या होती है? ये होती है वो जो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रेस्टोरिंग द साइट, ठीक है। उसी को डीकमीशन कहते हैं ना, कमीशन कहते हैं ना, यानी लगाने को। डीकमीशन जब उतारेंगे आप उसको। अच्छा जी, तो ये आप लोगों को याद होगा हम लोग लिया करते थे प्रेजेंट वैल्यू। अब चूंकि ये आप लोगों ने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया, तो फिर IAS 16 में एसेट की रिकॉर्डिंग के कितने मॉडल पड़े थे? 2। कौन कौन सा? कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इसका मतलब ये एसेट या कॉस्ट मॉडल पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा होगा, तो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा होगा। अब कुछ अरसे के बाद आपने रिव्यू किया, पता चला यार डीकमीशनिंग कॉस्ट चेंज होगी। तो जब एस्टीमेट में चेंज आता है तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जिस साल चेंज आए उस साल की फिगर और उसे अगले सालों की चेंज की जाती है, बट पास्ट में जो कुछ हो चुका होता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब हम लोगों ने इसमें यही देखना है कि जब वो चेंज आएगा इसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, या प्रोविजन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। बढ़ गई तो क्रेडिट करना पड़ेगी, कम हो गई तो डेबिट करना पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल, उसके साथ साथ फिर हमें उसकी अरेंजमेंट वगैरह करना पड़ती है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी बेसिक इसकी एंट्रीज वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, इसका ना वो नोट्स वगैरह मैंने आपको ग्रुप में वैसे शेयर कर दिए थे ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहें, वैसे तो आप स्टडी टेक्स्ट से भी देख सकते हैं। अच्छा, IAS 16 इसके अंदर आपने कहा हमने पढ़े थे 2 मॉडल, एक था कॉस्ट मॉडल और दूसरा था रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, अभी मैं बात करता हूं जरा कॉस्ट मॉडल की। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती थी, या तो इंक्रीज इन प्रोविजन, तो या फिर डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, एस्टिमेट में आपने कहा ना चेंज आता है, चेंज में इंक्रीज भी आ सकता है, चेंज में डिक्रीज भी आ सकता है। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंक्रीज इन प्रोविजन आ गया,
ठीक है, अब मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ चेंज की क्या क्या हो सकती हैं, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। पर जो भी कोई वजह थी, मैंने वैल्यू निकाली, पता चला मेरी प्रोविजन की अमाउंट पहले से बढ़ गई। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसका अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एंट्री, तो प्रोविजन तो हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, और आपको पता है जब हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं तो ये एंट्री हो रही होती है ना। तो आज जब प्रोविजन बढ़ेगी तो क्या खाली प्रोविजन को ही क्रेडिट करूं? नहीं, तो फिर साथ एसेट भी तो आना चाहिए ना। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब मैंने एसेट डेबिट किया, इस एसेट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गई। एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई, क्या जरूरी है उसकी रिकवरेबल अमाउंट भी बढ़ गई हो? नहीं, हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट उतनी हो, एसेट की वैल्यू बढ़ गई और शायद इतनी बढ़ गई कि इंपेयरमेंट लॉस बन जाए। ठीक है, मतलब देखें ना, एसेट मैंने डेबिट किया तो एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई। ये इंपेयरमेंट लॉसेस IAS 36 पढ़ा था, किन दो वैल्यूज का डिफरेंस होता है? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार एसेट की जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, इनका डिफरेंस होता है। कैरिंग अमाउंट थी 1000, रिकवरेबल अमाउंट थी 1100, तो क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस था? नहीं, कोई लॉस नहीं था। अब जब मैंने ये एंट्री डाली, ये डली 200 रुपए से, इससे एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो गई? 1200। क्या इसका रिकवरेबल अमाउंट में कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं, वो तो स्टिल। अब ये किस चीज की इंडिकेशन आ गई? इंपेयरमेंट। तो स्टैंडर्ड ने रूल क्या बता दिया साथ, कहते हैं कि इसकी एंट्री तो बनेगी एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन चेक कर लेना एसेट डेबिट होने के कहीं इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं बनता, ताकि अगर बनता है तो उसकी एंट्री डाल देना। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस। ठीक है, अब इंपेयरमेंट की एंट्री क्या होगी? ये वही IAS 36 में जो रिपोर्टिंग 1 में पढ़ा था कि कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है। अब जैसे कॉस्ट मॉडल हो तो उधर आपने एंट्री पढ़ी थी इंपेयरमेंट लॉसेस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस क्रेडिट, वो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? जी, रिव्यू कब करना है? ये जैसे ही आपकी प्रोविजन में इंक्रीज आएगा तो फिर आपने साथ रिव्यू करके चेक भी कर लेना है। ठीक है, अब बीइंग अ स्टूडेंट तो आप तभी करेंगे ना जब रिकवरेबल अमाउंट दी होगी। प्रैक्टिकली वैसे उसने ये कहा है, क्योंकि वो लिखा तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल के हिसाब से ना। अच्छा, डिक्रीज इन प्रोविजन, आपको मैं कहते हैं प्रोविजन में कमी आई। प्रोविजन रिकॉर्ड करने की एंट्री ये है, तो कम करने की एंट्री इसके रिवर्स हो जानी चाहिए। तो प्रोविजन फॉर decommissioning डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं यार एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है ना, एसेट की कैरिंग अमाउंट है 1000, डिक्रीज इन प्रोविजन आ गया 1200। पॉसिबिलिटी तो है ना कि कैरिंग अमाउंट तो मतलब यही होता है ना, डेप्रिशिएट हो के कम होती गई, आज वो बची हुई 1000। जब मैंने रिव्यू किया मेरी प्रोविजन में 1200 की कमी आ गई, तो एसेट मैक्सिमम क्रेडिट कितने से कर पाऊंगा? 1000। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब ये आनी 1200, ये आना है 1000, तो क्रेडिट साइड पे 200 रुपया रह गया, तो ये आपने SOCI को डाल देना।
ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब ये प्रॉब्लम बनी। हाँ जी, कि आपकी प्रोविजन में डिक्रीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। अदरवाइज रूटीन में एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने सेफ साइड आपको बता दिया कि अगर ये सिचुएशन भी आ जाए तो हो सकता है वो गलत नहीं है, वो उसको इनकम शो करा देते हैं। हाँ जी, एसोसिएट क्रेडिट हो तो इनकम, डेबिट हो तो एक्सपेंस। ये ट्रीटमेंट उसने बताई है कि अगर प्रोविजन में कोई चेंज आता है, चेंज में आपका कहने का इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ट्रीटमेंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है या कि रिवैल्यूएशन। अभी जितने भी मैंने डिस्कशन की सारी किससे रिलेटेड थी? ये कॉस्ट मॉडल से थी। अब आ जाते हैं इसके रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर कि उसकी क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स बनती हैं। जी यहाँ तक हो गया नोट? अच्छा, मैं ना थोड़ा अरेज करके रिवैल्यूएशन मॉडल ऊपर से शुरू करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने तो हेडिंग दी हुई ना, उसके नीचे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब रिवैल्यूएशन मॉडल, मसले तो वही दो हैं कि या तो आ जाना है इंक्रीज इन प्रोविजन, तो या फिर डिक्रीज इन प्रोविजन। अब इसके चले मैं आगे दो केस बना देता हूँ। लेकिन जब रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तो फिर यही होता है ना, रीवैल्यू करते हैं या कीमत कम होगी होती तो या कीमत ज़्यादा होगी होती। अगर कीमत बढ़ गई हो तो सरप्लस आया होता है, अगर कम होगी हो तो फिर लॉस आया होता है। सरप्लस हो तो इसको कहाँ लिखते होते थे? हाँ, OCI में लिखने के बाद पार्ट ऑफ इक्विटी बना देते थे। और अगर लॉस आए तो हाँ जी एक्सपेंस शो होता था प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, अब मैंने आपको कहा यार प्रोविजन बढ़ गई। जब प्रोविजन बढ़ी तो ये तो कंफर्म है प्रोविजन एंट्री में क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसका मतलब यहां पे जब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। अब मसला डेबिट किसको करूं? तो स्टैंडर्ड कहते हैं चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल था तो देखो इसका पहले कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर
बैलेंस और सरप्लस अवेलेबल है तो फिर उसके अगेंस्ट ऑफसेट करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ठीक है। अच्छा, अगर कभी इस तरह हो कि मैं कोई यार सरप्लस है बट सरप्लस की अमाउंट तो कम है, ठीक है, मसलन आपको मैं कहता हूं प्रोविजन के अंदर इंक्रीज आया 1000 रुपए का, सरप्लस मेरे पास 300 का पड़ा हुआ है, तो 300 से वो डेबिट, तो बाकी फिर 700 क्या करेंगे? एसओसीआई को डाल दीजिएगा। और अगर कभी सरप्लस पड़ा होता 5000, फिर क्या करते? हाँ, फिर सरप्लस डेबिट हो जाता 1000 रुपए से और प्रोविजन क्रेडिट हो जाती 1000 से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं आना था। एक्चुअली पहले सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करना है? आपको कहना है कि प्रोविजन में इंक्रीज आया 1000 का, सरप्लस का बैलेंस 5000 पड़ा हुआ है, तो 1000 ही ऑफसेट करेंगे ना आप, तो फिर एंट्री क्या होगी? सरप्लस डेबिट 1000 रुपये, प्रोविजन क्रेडिट 1000 रुपये, वो तो पड़ा रहेगा ना सरप्लस का बैलेंस। सर हम शुरू में इसको ऑफसेट कर रहे हैं लॉस के अगेंस्ट, तो एंड में भी हमने इसको करना होता है ना, रिवर्स करना होता है। किस चीज़ को? क्योंकि हम एज एक्सपेंस ले रहे हैं ना, प्रोविजन पे एक्सपेंस तो नहीं, लायबिलिटी हमारी। प्रोविजन का अफेक्ट एक तो लायबिलिटी आता है ना, दूसरा डेबिट में भी तो कोई ना कोई आना होता है ना। जैसे उधर हमने एसेट डेबिट करा दिया था कॉस्ट मॉडल में, इधर हम लोगों ने कहा कि अगर एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर सरप्लस जो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने सरप्लस को पहले कम करना है, ठीक है। अब अगर आप मुझे कहते हैं यार मेरे पास तो सरप्लस ही 300 है, तो अब 300 में से 1000 ऑफसेट तो नहीं हो सकता ना, तो मैं कहूँगा यार 300 कर लो और बाकी एक्सपेंस शो करा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते कि मेरे पास सरप्लस 5000 पड़ा हुआ है, तो फिर तो इजीली 1000 ऑफसेट हो सकता है, फिर 1000 सारा ही हो जाता है। लेकिन ये कब करना है? अगर बैलेंस और सरप्लस अवेलेबल हो उस एसेट का। मैं आपको कहते हैं यार सरप्लस पड़ा ही कोई नहीं हुआ, तो फिर आप लोग क्या कर देंगे? ठीक है, प्रोविजन है तो क्रेडिट ही होना है ना, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट और SOCI डेबिट। सर ये सरप्लस हर साल चेंज होने वाली चीज़ है, तो इससे ऑफसेट करना एक्चुअली देखें ना, एक तरफ आप मुझे कहो कि जी मेरा सरप्लस पड़ा है, दूसरा हो जी मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। नहीं सर, वो तो लायबिलिटी को तो जब करेंगे तो ईएमआई पे करना ही करना है। सरप्लस ये हर साल हम इसको रिवैल्यू करते रहेंगे, कभी इंक्रीज होता रहेगा। हाँ जी, तो उसमें देखें ना सरप्लस के यूजेस में मल्टीपल यूजेस बताए गए ना, कि आप देखें सरप्लस किन दो फिगर्स का कंपैरिजन करके निकलता है। हाँ, मतलब जो भी एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट हो और उसकी जो कैरिंग अमाउंट हो। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, कॉस्ट मॉडल होता, तो इधर आपने डेबिट किस चीज़ को करना था? एसेट की वैल्यू बढ़ती है ना। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए और रिवैल्यूड अमाउंट वही हो, इसका सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मसलन फर्ज करो अभी आप लोगों ने मुझे ये कहा है कि कैरिंग अमाउंट और रीवैल्यूड अमाउंट, इनका डिफरेंस होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। मतलब फर्ज करो ये 1000 रुपया था, ये आपका 1500 आ गया, सरप्लस कितना निकला है? 500, ठीक हो गया। देखिए ना, अभी यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब हुआ ये कि आप लोगों की प्रोविजन बढ़ी। जब प्रोविजन बढ़ी तो प्रोविजन तो मैंने की क्रेडिट, प्रिंसिपली से मेरे एसेट को डेबिट होना चाहिए था। अगर फर्ज करें मैं एसेट को डेबिट कर देता 300 से, तो ये 1300 हो जाता, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट वही 1500 रहती, इसका रिजल्ट क्या निकलना था? सरप्लस ने कम होना था, ठीक है। यानी पहले सरप्लस 500 था, इस 300 की वजह से कम होकर कितना रह गया? 200। इसका मतलब जब प्रोविजन में इंक्रीज आएगा तो इसने सरप्लस की फिगर को चेंज कराना है, तो इसलिए आपको मैंने कहा यार सरप्लस को डेबिट करो, आपने सरप्लस डेबिट किया। अब अगर आप मुझे ये कहते ना मेरे पास तो जो सरप्लस पड़ा ही 100 रुपया हुआ है, तो 100 के अगेंस्ट मैक्सिमम 100 ही एडजस्ट हो सकता है ना, तो फिर मैंने आपको कहना था यार बाकी जो है ना वो एक्सपेंस शो करा दो, ठीक है। इसलिए आपको मैंने कहा था कि अगर कोई सरप्लस पड़ा हुआ है तो पहले जो प्रोविजन का इंक्रीज है वो सरप्लस में से माइनस करना। अगर सरप्लस सफिशिएंट है तो बस इतना ही काफ़ी है,
अगर सरप्लस की अमाउंट इनसफिशिएंट थी तो जो गैप रह जाएगा उसको क्या कर देना, एक्सपेंस शो कराना। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस सरप्लस के अगेंस्ट ऑफसेट देन एक्सपेंस। अब अगर आप मुझे कहते हैं मेरा तो सरप्लस है ही कोई नहीं, तो फिर सीधे एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट ना उनके ज़हन में ये आ रहा होता है आप खाली सरप्लस की बात ही कर रहे हैं। देखें, या सरप्लस होता है या फिर क्या होता है, लॉस हो तो पहले खुद ही एक्सपेंस में चला गया होता है। ठीक है, तो इसने भी एक्सपेंस में सीधा चले जाना है, तब भी एंट्री यही बनेगी। तो इसका मतलब जब लॉस है तो सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा था नहीं, तो वो इसी सिचुएशन में फॉल कर जाता है। मतलब इसके अंदर ही वो लॉस वाला पॉइंट खुद ही कवर हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे ना खाली सरप्लस की बात कर रहा था। जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी, प्रोविजन बना रहे हैं डिकमीशनिंग की, अभी वो एक्सपेंस होगा, फ्यूचर में भी हुआ नहीं है। हाँ, यानी लाइबिलिटी बना रहे हैं ना उसमें। हाँ जी, तो अगर अभी हम उसको एक्सपेंस, हमारे पास सरप्लस नहीं पड़ा, एक्सपेंस में डाल रहे हैं, तो एक एक्सपेंस हमने किया भी नहीं है, तो हम लोग उसको शो कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस। देखें, आप लोगों ने जितने भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, इवन चले डाउटफुल डेट की मैं बात कर देता हूँ, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, क्या वो एक्सपेंस हो गया होता है सर? लेकिन उसमें चले हमारे रिसीवेबल्स तो ये होते हैं ना उसमें। हाँ, तो इधर भी आपका एसेट आ रहा था ना एक तरह। ठीक है, वो एक्चुअली मसला ये होता है, डबल एंट्री सिस्टम है ना, एक चीज़ में क्रेडिट होना है तो किसी ने डेबिट भी होना है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब प्रोविजन बुक की, प्रोविजन क्रेडिट की, तो आपने उस वक्त एक्सपेंस नहीं शो कराया, उस वक्त आपने एसेट डेबिट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रोविजन में अप एंड डाउन आता है, तो हम लोग कहते हैं यार अभी आपकी ना लायबिलिटी खाली अप एंड डाउन नहीं हो रही, इसका दूसरा फैक्ट भी आना है। ठीक है, कॉस्ट मॉडल था तो मैंने कहा एसेट की वैल्यू चेंज कर लो, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में क्योंकि रीवैल्यू भी साथ साथ करते जा रहे होते हैं, कोई भी सरप्लस आ रहा होता है, कभी उसका लॉस आया होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली हमें वो वाली फिगर उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी, इस वजह से करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं डिक्रीज। क्या आप लोगों को मैं कहता हूँ कि यार रीवैल्यूएशन मॉडल में कर रहा था, एस्टीमेट के अंदर चेंज आया, जब मैंने रिव्यू किया तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मतलब प्रोविजन में कमी आ गई। अब इसके आगे फिर दो केस बना लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने कहा प्रोविजन में डिक्रीज आया, डिक्रीज आया तो प्रोविजन कंट्री में क्या करना चाहिए, डेबिट। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि चाहे ये सिचुएशन हो, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट होगी, और अगर ये सिचुएशन है तब भी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट होगी। अब मसला क्रेडिट किसको करूं? अगर आप लोगों को मैं कहता हूं यार इससे पहले इसका कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं था, ठीक है, अब अगर रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है तो या कुछ भी नहीं है तो या सरप्लस है। तो अगर पहले लॉस नहीं था और आज प्रोविजन में कमी है, देखिए प्रोविजन में कमी जस्ट लाइक इनकम ही है ना आपकी, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपली एसेट ने क्या हो जाना है, क्रेडिट। जब एसेट क्रेडिट करूंगा तो उससे सरप्लस की फिगर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि कैरिंग अमाउंट और रीवैल्यूड अमाउंट की बात कर लेते हैं कि पहले ये सिचुएशन थी आपकी, चलिए और लिखते हैं,
फर्ज करें ये था 1000 रुपये और ये सरप्लस आप लोगों के पास है, रिवैल्यूड अमाउंट है आपके पास, फर्ज करें 1200 और सरप्लस आपका निकल आया 200। अब जब आप लोगों की प्रोविजन में कमी आई तो प्रोविजन डेबिट और एसेट ने क्या हो जाना है, क्रेडिट होने से बढ़ेगा कम होगा। फर्ज करें 100 रुपये तो ये 900 हो गया, रिवैल्यूड अमाउंट स्टिल कितनी, अब सरप्लस पे क्या फर्क पड़ा, इंक्रीज हो गया ना। तो इसलिए उसने क्या कहा, अगर पहले से कोई लॉस नहीं पड़ा हुआ था और इस दफा प्रोविजन कम हुई, तो जब प्रोविजन कम होती है तो उससे सरप्लस की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए क्रेडिट आप कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस। चलोगे यहाँ तक? अच्छा, आपको मैं कहता हूँ यार मेरा तो पहले ही लॉस निकला हुआ था, सरप्लस तो था ही नहीं। अच्छा, अब जरा आइए 16 ज़हन में लाएं। अगर पहली दफा रीवैल्यू किया लॉस निकल आया, अगली दफा रीवैल्यू किया कीमत बढ़ गई, क्या करते थे? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम और उससे फालतू इंक्रीज सरप्लस शो कराते थे। यानी पहले आप लोग इनकम शो कराते थे, उसके बाद सरप्लस बुक हुआ करता था। सेम केस यहाँ पे कि वो कहता है कि अगर पहले लॉस पड़ा है और आज प्रोविजन में कमी आई तो पहले आप लोग उस लॉस को रिवर्स करो, ठीक है। यानी पहले आप लोग ट्रांसफर किसको करो, एसओसीआई को, और उससे फालतू अगर कोई इंक्रीज आ गया तो फिर उसको आप लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस शो करा देना, ठीक है। यहां पे ये सरप्लस जो है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा है कि पहले एसओसीआई के अगेंस्ट ऑफसेट करेंगे, मतलब जितना लॉस था पहले आपने बुक किया हुआ था, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज उसके अगेंस्ट ऑफसेट करो, उससे फालतू इंक्रीज आ जाए तो आप लोग उसको सरप्लस शो कराइएगा। जैसे इधर मैंने क्या किया था, पहले आप कहने का था सरप्लस को माइनस करो, फिर बैलेंसिंग फिगर एसओसीआई को डालना, उधर रिवर्स हो गया। उधर पहले एसओसीआई के अगेंस्ट ऑफसेट किया और फिर बैलेंसिंग फिगर सरप्लस शो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन में चेंज आने की वजह से सरप्लस की फिगर अफेक्ट हो रही। तो स्टैंडर्ड कहते हैं ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की चेंज की वजह से अगर सरप्लस की फिगर अफेक्ट होती है, इसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया करो कि ये जो सरप्लस के अंदर चेंज आया है ये डीकमीशनिंग की प्रोविजन चेंज होने की वजह से आया, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ग्रुप में वो शेयर कर दिए थे इसके नोट्स वगैरह, तो वहीं से मैं अब थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल रिवैल्यूएशन सरप्लस जो कॉन्सेप्ट है वही। हाँ तकरीबन वही, हाँ जी। सरप्लस में चेंज का डिस्क्लोजर है भाई, सरप्लस में चेंज का डिस्क्लोजर देना है। हाँ जी। चैप्टर ठीक है। इसके अब मैंने ना 2 पेज आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसका जो सेकंड पेज पे नोट्स के नाम से उसने दिया है ना, ये जरा मैं पढ़ने लगा। जी कह रहे चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस arising from change in provision is separately identified and disclosed, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि इसको अलग से बताना होता है। आगे कह रहे change in provision is an indication that asset may have to be revalued,
ठीक है, कह रहे जब प्रोविजन में चेंज आता है तो लाजमी आता है एसेट की कैरिंग अमाउंट कम या ज़्यादा होती है, तो कहते हैं ये एक इंडिकेशन होती है कि यार रीवैल्यूएशन वगैरह हो जानी चाहिए। अगर आप थोड़ा गौर करो तो ये जो प्रोविजन में चेंज आया उसकी वजह से रीवैल्यूएशन वाले इफेक्ट आ रहे हैं ना, तो इसका रीवैल्यूएशन वाली ही ट्रीटमेंट एक किस्म की मैं करा रहा था, तो इसने कहा कहता है इसका मतलब ये बन जाता है। नेक्स्ट, adjusted depreciable amount of the asset is depreciated over its useful life। ये क्या मतलब हुआ adjusted depreciable amount? हाँ, अब देखिए ना जब प्रोविजन की फिगर इफेक्ट होगी तो हो सकता है साथ एसेट भी कम ज्यादा हो रहा हो, खास तौर पे कॉस्ट मॉडल में। ठीक है, कॉस्ट मॉडल में तो यही कर रहे थे ना, अगर प्रोविजन डेबिट तो एसेट क्रेडिट, और अगर प्रोविजन क्रेडिट तो एसेट डेबिट, तो इसका मतलब एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, तो कहता है उस वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके नई डेप्शन निकालना। ठीक है, मतलब ये ना करना डेप्शन पुरानी फिगर को ही करते रहो हालांकि एसेट की वैल्यू कम ज्यादा हो चुकी हो, ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वंस द रिलेटेड एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑल सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज दे अकर। कह रहा है अगर आपके एसेट की लाइफ खत्म हो चुकी है और उसके बावजूद आपकी प्रोविजन में कोई चेंज वगैरह आ रहा है, तो कह रहा है वो फिर चेंज का फैक्ट कहाँ पे ले जाना? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना। कह रहे पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट एज इट अकर। कैपिटलाइजेशन अंडर IAS 23 कॉस्ट इज नॉट परमिटेड। अनवाइंडिंग इंटरेस्ट भी होता है ना, तो कहता है जो अनवाइंडिंग इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में जाएगा। कह रहा है वो कहीं IAS 23 के तौर पे उसे कैपिटलाइज ना कर देना, वो अलाउ नहीं होता। अच्छा, नीचे उसने ना कुछ एग्जाम टिप्स दिए हैं, जरा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ी गाइडलाइन ये भी हो जाए। क्या कह रहे हैं? कह रहे इफ इन क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन देन कन्वर्ट इट इन फ्यूचर वैल्यू बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें प्रिंसिपली हमें चाहिए तो प्रेजेंट वैल्यू होती है, लेकिन कहता आप एक दफ़ा इसकी ना फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेना कि एक्चुअली ये थी कितनी। ठीक है, क्या फ़ायदा है वो तो फिर आगे जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो देखेंगे ज़रूरत है कि नहीं। प्रिंसिपली प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी ही होती है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू दी हो तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। आगे देखते हैं, कह रहे इफ फेयर गिवन, फेयर वैल्यू होगा, कह रहा फेयर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन नेट ऑफ डिकमीशनिंग या रेस्टोरेशन कॉस्ट, देन you will add present value of the restoration cost in it, and if question is silent then no need to add। मतलब कह रहा है कि अगर उसने कहा जी ये जो मैं आपको एसेट की वैल्यू बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट, ये नेट ऑफ डीकमीशनिंग बता रहा हूँ, तो देखें हमें तो रीवैल्यूड अमाउंट फुल चाहिए होती ना, आपने डीकमीशनिंग कॉस्ट एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड की हुई है, तो जब कैरिंग अमाउंट में एडिड है तो रीवैल्यूड में भी तो एडिड ही चाहिए। कहता अगर कहीं उसने कह दिया ना मैं माइनस करके दे रहा हूँ तो आप ऐड करा लेना, लेकिन कहता अगर वो साइलेंट है तो फिर वो ग्रॉस फिगर ही होती है, फिर मजीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ऑन रिवैल्यूएशन डेट द डेट ऑफ चेंज एंड द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कह रहा है ऑन रिवैल्यूएशन डेट एंड एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। कह रहा है रिवैल्यूड अमाउंट जब रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उस वक्त भी, या जब एस्टिमेट में चेंज आ रहा था उस वक्त भी, कह रहा है रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेप्शन निकालने के लिए। अभी उसने आपको क्या कहा था, एडजस्टेड डेप्रिशिएबल अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करो। IAS 16 पढ़ते थे रिपोर्टिंग 1 में, उधर भी हम क्या करते थे, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करते थे, तो कहता है रिमेनिंग लाइफ की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ सकती। ये एक ना जनरल गाइडलाइन वो दे रहा है, अब ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में वाकई ये मसले आ जाएँ, जिसमें उसने दी हुई है तो नहीं ज़रूरत कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट, कह रहा है वेयर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीमेजरमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग अकर ऑन सेम डेट, रेफर एज ग्लेडिएटर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक, देन फर्स्टली पास एडजस्टमेंट फॉर रीमेजरमेंट ऑफ प्रोविजन एंड देन रीवैल्यूएट। ठीक है, कहता है अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे हो प्रोविजन भी चेंज हो गई, रीवैल्यू भी करना है, तो कह रहा है पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले प्रोविजन का फैक्ट लेना है जो डिकमीशनिंग का, जब उसकी कैरिंग अमाउंट निकल आएगी फिर उसको रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करके सरप्लस या लॉस निकालना। मतलब ये नहीं है कि पहले आप रीवैल्यू कर दो और बाद में डिकमीशनिंग का एडजस्टमेंट डालो।
आपको याद होगा जब आप रीवैल्यू करते थे तो एसेट किस कीमत पे पहुंच जाता था? रीवैल्यूड अमाउंट पे पहुंच जाता था। अब अगर इस तरह हो कि मैं पहले रीवैल्यू करूं फिर प्रोविजन का चेंज डाल दूं, तो उसके बाद क्या एसेट अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे रह जाएगा? नहीं, वो चेंज हो जाती ना। तो इसलिए उसने आपको कहा कि आपको इस तरह करके करना होता है। तो ये उसने आपको ना एक कुछ जनरल गाइडलाइन वगैरह दी हुई थी इससे रिलेटेड। अच्छा, अब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे ना इसके क्वेश्चन बैंक के पास्ट पेपर्स वाले, उसके एक आधा मैं क्वेश्चन बताता हूँ जिसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक तो क्वेश्चन 17 है मार्च 2020। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन 21 है मार्च 22। मार्च 22 क्वेश्चन 21। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करके आने। कल इनको मैं अगर प्रॉब्लम आई तो यही पहले सॉल्व कराऊंगा, ना आई तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। जी बोलो। सिंस हमने यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, उसके हमने उसको ऑफसेट किया है, आगे जाके हमने इवेंचुअली प्रोविजन को ऑफसेट करना तो है एक्सपेंस की। देखिए ना, ये तो जब क्रिएट हुई ना तो पहले रिकॉर्ड हो गई। अब प्रोविजन ऑफसेट नहीं होगी एक्सपेंस की, प्रोविजन पे होगी। हम उसको ऑलरेडी एक्सपेंस ले लिए, हाँ जी। इस वाले को ले लिए जो आगे जाके हमारा लाइक। हाँ, अब उसके जब आप पेमेंट करोगे एंट्री हो जाएगी प्रोविजन डेबिट बैंक क्रेडिट, वो तो फिर आपकी कॉस्ट इन करोगे ना।